थी कि नहीं थी? 30 रुपये है। फिर आपने उसको मिलाया नहीं है। अगर मैं सारा पढ़ता तो ये 3.25 घंटे होता। इन लोगों ने चाय पी, कर लेता हूँ, मैं ले लूंगा साथ साथ। लंच में सारा है ऊपर, हम अलग से इनका गैलरी में सारा अरेंजमेंट। तो सारा वहाँ हो गया जो कुछ होना था। हाँ, वीडियो क्या करेंगे? ये तो सर बाइट का वीडियो जाएगा ना बाद में, सर थोड़ा बहुत जाता है रिकॉर्ड करके, तो हम कैसे फिर करेंगे क्या? फिर तो थोड़ा सा सर जाता है सर। तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आएंगे ना सर, कैमरामैन तो आते ही हैं सर। थोड़ा इधर आ जाओ। बंद है, लाइव बंद है सर। बातें थोड़ा गपशप हो जाएगी होगी। आपको जितना उसमें से ठीक लगे वो बस। आप शुरू करोगे? कौन करोगे? शुरू करो। इस विशेष प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि आज वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आज हरियाणा का 22-23 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है सदन के आगे, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रेस को इस बजट के बारे में और अन्य जो विषय सरकार के हैं आगामी वित्त वर्ष के लिए, उसके बारे में सबको हमें सब ब्रीफ करके अनुरोध करें। मित्रों, वित्त मंत्री के रूप में ऐसा कहें तो आज मेरा तीसरा बजट था। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा जो हमने दोहराई कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो इस अवसर पर मैं समस्त मातृशक्ति को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। यहाँ कौन कौन बैठी हैं? 1 2 3 कुछ। सर हमारे पब्लिक रिलेशन विभाग में तो ज़्यादातर महिला ऑफिसर्स ही हैं, पूरा पब्लिक रिलेशन विभाग। पब्लिक रिलेशन विभाग में इस समय पब्लिक रिलेशन का भी मैं अगर साथ वित्त विभाग भी जोड़ लूँ, क्योंकि वित्त विभाग का भी बड़ा योगदान है, तो कुल 400 कर्मचारियों में से वित्त विभाग की 80 कर्मचारी महिला है। 180। अच्छा, मैं फिर 100 क्यों बोल गया? 180 कर्मचारी महिला है। यानी कितना बड़ा योगदान। और फिर जब बजट बनता है तो दिन रात लगे रहते हैं। अब उसमें कभी कभी तो चूक भी हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन वो क्योंकि इतना भारी मेहनत करती हैं तो इसलिए चूक को तो इग्नोर कर लेते हैं। 1-2 चीज़ें तो मैंने अपने आप ठीक कर ली। कहीं करोड़ नहीं लिखा तो करोड़ लिख दिया। तो मैं आज के दिन महिलाओं को बहुत सबको शुभकामना देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये वर्ष एक बहुत विशेष वर्ष है। जैसे हम देखते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400वां प्रकाश उत्सव का ये वर्ष चल रहा है। कोविड के कारण से हालांकि हम कोई बहुत कार्यक्रम उस समय नहीं कर सके, लेकिन एक उस समापन का कार्यक्रम एक बहुत जल्दी हम करेंगे। और इसी प्रकार से ये आज़ादी का भी 75वां वर्ष, यानी एक प्रकार से इसका भी सारे देश भर में जो चल रहा है। 2 वर्ष के लिए कार्यक्रम जो हमारे 75वें वर्ष के चलेंगे वो 2 वर्ष के लिए चलेंगे कोविड के कारण से। आज के इस सारे बजट को हम लोगों ने सुन लिया है, तो भी इसमें हमने जो विशेष कुछ बातों पर फोकस किया है, उसमें एक तो गरीब लोगों के लिए ये बजट, यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट। जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है। और जो अपना परिवार पहचान पत्र का ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर हम नई नई योजनाएं सब शुरू कर रहे हैं कि उन गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ मिले। अब कई बार विषय आता है कि आपने अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किया, आपने बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने आंकड़े ही बताए हैं कि जब हम 1,80,000 का आंकड़ा निकालते हैं तो इस आंकड़े में हालांकि अनुसूचित जाति की आबादी तो 20% है, लेकिन उनके 29% यानी परिवार इस दायरे में आ रहे हैं। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करता हूं तो उनकी आबादी तो 27% है, जबकि 34-34.5% आबादी
यानी इस दायरे में आ रही है 1.80 में। तो इसलिए स्वाभाविक है दोनों वर्गों का 8-9% अपनी आबादी के शेयर से भी ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा, चाहे हर प्रकार का व्यवसाय में मिले, सब्सिडी में मिले, अनुदान में मिले, बच्चों में मिले, फीस में मिले, या ट्रेनिंग में मिले, या जो रोजगार के लिए हमने नई नई योजनाएं बनाई हैं जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो सारा बजट यानी इस हिसाब से उनको पर्याप्त संख्या में मिलेगा। इस बजट को केंद्र सरकार ने जैसे अपने उस बजट में अमृत बजट के नाम से प्रस्तुत किया और अगले 25 वर्ष के लिए एक दिशा देने वाला बजट, तो बहुत अधिक मात्रा में, कम ज़्यादा मात्रा में हमने भी उस और अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने का विचार किया है। और उन व्यवस्थाओं के आधार पर यदि हम लोगों के रहन सहन का अपलिफ्ट करें तो वो कैसे सुधरे। किसी को फ्री में दे देना ये एक बात है, अगर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो ये उससे बड़ी बात है। हालांकि एक संस्कृति चली है इस देश में कुछ एक फ्री बीज का, और फ्री बीज घोषणा करने वाले कर तो रहे एका दुका जगह, थोड़ा बहुत लाभ भी उनको मिल रहा होगा, लेकिन देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। जनहित में यह है कि सबको उद्यमी बनाओ। उद्यमी अगर आप बनाएंगे तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा, और बाकी सहायता सहयोग के लिए हम अन्य व्यवस्थाएं यानी व्यवस्थाएं खड़ी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम शिक्षा में पैसा लगाएं, हम चिकित्सा में लगाएं, तो ये सारी चीजें सारे जनजीवन को सुखी करती हैं। तो इस प्रकार के बजट में हमने चीज़ों को ध्यान रखा है। टोटल मिला के बजट का साइज तो आपको बता ही दिया कि 22-23 का पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक बजट, कुल 1,77,255.99 करोड़ ये बजट रखा गया। ये आंकड़े आपको सब लिखित में मिल जाएंगे, बजट अनुमान, और बजट में हमारी जो जितना लायबिलिटीज़ हैं वो भी उसमें हमने ऋण जो है वो भी सीमा में रखा है। 4% तो हम पिछले साल कर सकते थे, अब इस बार की सीमा 3.5% हुई है, तो भी हमने 2.99 पर ही अपना बजट रखा है। और ऐसे ही जो जीएसडीपी पर क्या उसको डेट स्टॉक, टोटल डेट स्टॉक, हाँ, वो भी 25% से नीचे ही रखा है। अभी 33% अलाउड, हाँ, 33 की बजाय हमने 25 से भी कम रखा है, 24.99। राजस्व घाटे में भी हम लगातार उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। हालांकि राजस्व घाटा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जितना पहले चलता आ रहा है उससे कैसे कम किया जाए उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार 1% से नीचे आ जाए रेवेन्यू डिफिसिट। और इसमें विशेष बात यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो 30% के आसपास ये चलते रहे हैं। ये पिछला वर्ष जो जा रहा है उसमें 31.5% का अनुमान हमारा 31.5, लेकिन कैपिटल एक्सपेंस को और कैसे बढ़ाया जाए, हमने जो नई योजना बनाई है उसके अंदर 34.4% का हमने प्रस्ताव किया है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो कम कई बार नहीं होते हैं, सहज तरीके से वो तो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कैपिटल की और कैसे उसको ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमारा जो नया ऐड होने वाला रेवेन्यू है उसका ज़्यादा हिस्सा और वो कैपिटल में जाए। एक बड़ा उल्लेखनीय विषय ये है कि हमारे जो PSUs हैं, ये PSUs 5 साल पहले या 7 साल पहले जब हमने सत्ता संभाली थी प्राय सब घाटे में थे, और हमने एक एक का उसमें सुधार किया है, उस पर अपनी व्यवस्थाएं ठीक की हैं। जैसे बिजली की कंपनियां, चारों कंपनियां पिछले 3 वर्ष से और लगातार प्रॉफिट में है। नहीं तो एक समय जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय 29-30 हजार करोड़ रुपए घाटे में संभाली थी, जिसका 27,000 करोड़ रुपया उदय के अंतर्गत हमको सरकार में लेना पड़ा था। लेकिन अब संयोग से कोई कंपनी बिजली की घाटे में नहीं है, कभी हमने बिजली के रेट बढ़ाए नहीं हैं। एक बार बीच में हमने 37 पैसे घटाए थे, एक बार हमने जो छोटे उपभोक्ता थे उसके 50 पैसे घटाए थे। अब चूंकि ये सारा कंट्रोल होता है HERC का, तो हम HERC के सामने इस बार और प्रस्ताव रखेंगे कि जो भी कुछ नए आयाम से और सुधार किए जा सकते हैं, चाहे उसमें व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक किया जाए,
चाहे कहीं उद्योग में या और जहाँ महंगी बिजली जाती है उसमें एक आध दो कैटेगरीज में हम कैसे कम करा सकें, लेकिन निर्णय अंतोगतवा HERC की मीटिंग में ही वो करते हैं और तब जाकर के उसको बुनियादी सुविधाओं के लिए भी हमने HSIDC और ऐसी पावर डिपार्टमेंट इन सबको कहा है कि जो अब इस समय जितने एसेट्स हैं उनको मुरम्मत करना, उनको मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बड़ा आयाम है। जब तक कैपिटल इस प्रकार की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता था तो उस पर मेंटेनेंस भी कम होती थी, नए पर हम और लगाते थे। लेकिन इस बार में जैसे PWD में किया कि इसमें 50% तो बजट हमारा केवल तय होना चाहिए उसके लिए मेंटेनेंस और उसको मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, और उसका कहीं सुदृढ़ीकरण करना है, कहीं चौड़ाकरण करना है। नई सड़कें हमारी अब पर्याप्त बन चुकी हैं, फिर भी हमने 300 किलोमीटर का एक टारगेट रखा है, लेकिन उसमें ये कंडीशन लगा दी कि 50% पैसा जरूर हमारा मेंटेनेंस पर लगे। हो सकता है आगे चल करके हमको इसको रेशो को बदलना ही पड़े, लेकिन प्रायोरिटी जो है मेंटेनेंस पर भी ये बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार HSIDC में भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए 1000 करोड़ रुपया उन्होंने उसमें से अलग रखा है। HSVP ने उन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपया ये अलग रखा है। तो हमारा ज़्यादा ध्यान जो चीज़ें इस समय हैं उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए। ऐसे ही हमने जो बजट की 5 जो शक्तियाँ बताई हैं उसके अंदर किस प्रकार से हरियाणा को यानी समर्थ किया जाए, कैसे इनको क्या बोलेंगे, समर्थ यानी समर्थ इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपेबल कैसे, यानी उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, सस्टेनेबल। फिर अंत्योदय यानी अंतिम का उदय, इस पर मैंने सारा अपना विषय पूरा रखा है कि हमारे लिए पहली कैटेगरी 1,80,000 की, फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी भी हम बीच में लेकर के आएंगे। उस पर अभी तय करना है कि मध्यम वर्गीय परिवार उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाए। सबसे ज्यादा सुविधा है अंत्योदय परिवार, उसके बाद मध्यम परिवार, और फिर जो संपन्न परिवार हैं वो अपने पैरों पर अपने आप खड़े हों। तो जैसा मैंने कहा भी कि जो संपन्न परिवार है उनसे तो कुछ लिया भी जा सकता है, लेकिन जिसको देना है रोटी कपड़ा मकान वो तो सामान्य परिवार को देना है। फिर हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब ये चीज़ चल गई है कि सस्टेनेबल गोल जो हम करें वो स्थायित्व आए उसमें। वो गोल्स ऐसे नहीं हो कि एक साल अचीव कर लिया, अगले साल फिर डाउन हो गए, 3 साल फिर डाउन हो गए। वो सस्टेनेबल कैसे हो। 17 गोल जैसे तय किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण की चिंता भी हम सबको है, इसके लिए हम चाहे वो पानी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जमीन हो, जल जंगल जमीन और वायु, ऐसी ये 4 चीजें हैं जिसको लेकर के हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। हम एक उसके लिए किसी एक यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या क्या काम किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो कुछ घोषणाएं की हैं आज, क्योंकि महिला दिवस था तो विशेष दिन था, उसके अंदर हमने सुषमा स्वराज के नाम से एक पुरस्कार ये घोषित किया है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ताकि उद्यमी बने, कहीं बिजनेस में आए, कहीं इंडस्ट्री में आए, कहीं कोई दुकान बनाए, कहीं व्यापार करें। इसके अंदर उनको 2% का नहीं 7% 5% का जो लाभ दिया है उनको, इंटरेस्ट वेवर, इंटरेस्ट। 3 नए कॉलेज खोले हैं, गन्नौर, कुडल और छापर। फिर कामकाजी महिलाओं के लिए 3 जगह जो हॉस्टल्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला। स्वयं सहायता समूह, उसमें भी जिनमें आधे से ज्यादा ये 180 से नीचे की महिलाएं होंगी, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन करेंगे हम। कृषि के लिए बहुत से कार्यक्रम नए नए जो भी सुझाव आए, हमने कोशिश की कि उनको सबको लिया जाए। पैक हाउस बनाने की बात, फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात, प्राकृतिक और जैविक खेती, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। वैसे तो मैं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद एक कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र, उसमें जा रहा हूँ और वहाँ एक बहुत बड़ा सेमिनार पूरे प्रदेश भर का बुलाया गया है कि एक तो जीरो बजटिंग, बजट कम हो, बजट ज़्यादा होने से ही
अनवाइबिलिटी है खेत की, फिर उसमें केमिकल्स के ऊपर आधारित जितने खेती है, जो इस समय जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसी बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम केमिकल्स का उपयोग कम करके और प्राकृतिक खेती, गोबर की आधारित खेती जो हमारे परंपरागत तरीके होते थे, या फिर आजकल उसके अंदर सुधार होकर के नई नई चीज़ें मिला करके उसमें और खाद जो बनाए जाते हैं जैविक और प्राकृतिक खाद, उसके ऊपर आधारित खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। और 200 क्लस्टर 100 क्लस्टर इसमें पहली बार 25-25 एकड़ के हम बनाएंगे, उनको सुविधा सहायता जरूर देंगे। पशुपालन की भी बहुत सी चीज़ें, नई जो टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें बछड़े होने पर और उनको 10,000 रुपये का एक अनुदान हर बछड़े पर, ताकि नई नस्ल उसके अंदर सुधार हो और वो कैसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्लें हैं उन नस्लों को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकें। मत्स्य पालक, उनके भी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, और के पानी का जहाँ जहाँ यानी रुक जाता है, जहाँ झील बन जाती है, उस पानी को एक तो है निकाल करके ड्रेन आउट करें, एक ये कि उस पानी का उपयोग करें, इसी नाते से मछली पालन काम कराएं। एक थोड़ा कई बार क्या होता है, जो हमारा किसान है अपनी मिट्टी को लालच में आकर के मिट्टी को उठवा देता है, पहले या तो भट्ठे लग जाएंगे और या फिर सड़कों पर मिट्टी उसको करवा लेंगे, और जो 6-6 फुट 4-4 फुट गहरा हो जाएगा, बरसात में पानी भरेगा तो फिर उसको परेशानी होगी। तो ये कहते हैं कि हाँ भी उसने 2 पैसे कमाए हैं, यहाँ भी कमाए, और यहाँ जो उसको रास्ता दे दिया कि भैया मछली पालन का हम सहयोग करेंगे, बीज देंगे, मछली पालन के लिए सब सुविधाएं देंगे, और मछली पालन की मार्केटिंग, झज्जर में एक मार्केटिंग बनाएंगे। एक उसके लिए म्यूजियम भी कुरुक्षेत्र के अंदर 1 एकड़ का 2 एकड़ का कुछ ऐसा हमारा डिपार्टमेंट उसको तय कर रहा है कि अच्छा म्यूजियम बने, ताकि नई नई वैरायटी मछली की वो भी लोगों को पता लगे, और जो टूरिस्ट हैं वो भी एक्वेरियम में जाकर के उसको देखें करेंगे। सिंगापुर में हमने एक एक्वेरियम देखा, बहुत बढ़िया एक्वेरियम था, तो उसी तर्ज पर एक एक्वेरियम गुड़गांव में बनाने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को और नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स वो कैसे अपने जैसे बना सकते हैं, उस हिसाब से उनको भी पुरस्कार दिए जाएंगे कि आप अपने जैसे 10 प्रोग्रेसिव फार्मर्स और बनाओ, तो उनको नाम देंगे। और उनके फार्मर्स को दिखाने के लिए एक प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन, ताकि उन फार्मर्स को, बाकी फार्मर्स को, उनको हम दिखा सकें कि कैसी होती है फार्मिंग। हाँ जी, नहीं, उन्हीं के जो फार्म हाउसेज हैं उन्हीं को दिखाएंगे। हाँ, प्रगतिशील वाले खेत जो हैं, जो उनके फार्म हाउस हैं, दूसरे किसानों को उनको दिखाएंगे, अनुभव लेके आए। देखिए, कुछ चीजें तो हमने अपने खर्चों में कटौती की है। खर्चों में कटौती भी तो आखिर हमारे बजट को संभालती है ना। दूसरा, हमने जो ऋण का हमको 40,000 करोड़ रुपए मिलना था, जो हमने प्रावधान कराया था, वो हमने 30,000 करोड़ पर ही रखा। क्यों 30,000 करोड़ आया? तो हम 10,000 करोड़ कम से अपना काम चला पाए। खर्चे कम करो तो अपने घाटा कम हो जाता। कहाँ था? नहीं, एक तो सर मैं आपने नहीं, हमें एक आप ये सप्लीमेंट्री चीजें ये जो उन्होंने पूछा है, ये जो परसेंटेज में पूछा, ये पिछले साल का जो रेवेन्यू डेफिसिट था, दैट वाज 29,193 करोड़, ठीक है, 29,000 करोड़। इस बार जो आपका जो रिवाइज एस्टीमेट है 12,206 करोड़ है, दैट मीन्स 17,000 करोड़ कम हो गया, विच इज अ फिनोमिनल फिगर। 10,000 तो सीएम साहब ने बता दिया, मैं आपने लोन कम लिए, तो ये बाकी से 7,000 हाउ टू एक्सप्लेन?
एक्चुअली एक तो बोरोइंग कम हुआ 10,000 आपने खुद कहा। दूसरा ये कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेफिनेटली कमी हुआ है बिकॉज वी हैव एक्सरसाइज्ड वेरी टाइट कंट्रोल इन एक्सपेंडिचर। एवरी डिपार्टमेंटल जो खर्चा हो रहा है इट्स बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड और हमने कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं उनको क्लियर किया, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको रोका। इम्पोर्टेंट बात ये एक फंडामेंटल रिफॉर्म इस बार बजट में किया हमने कि एक सब्सिडरी एसेट रजिस्टर बनाने के लिए हमारे ऊपर काफ़ी साल से नॉट जस्ट अस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स के ऊपर भी एक रिकमेंडेशन था सीएजी का जो हमने इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट टाइम। वो एसेट रजिस्टर बनते नहीं है, खास करके जैसा लोकल बॉडीज में एसेट्स बनते हैं, पंचायतों में या म्यूनसिपैलिटीज में या यूनिवर्सिटीज में। So that was going under revenue expenditure because there was no subsidiary asset identification. अब we started that exercise. इसका मतलब कि हम briefly बताऊं तो इन autonomous bodies में भी revenue expenditure और capital expenditure का एहसास और differentiation करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि फायदा ये होगा, ये एक्सप्लेन किया हुआ है बजट एट ए ग्लांस में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वी विल रिफ्लेक्ट देम। अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को पैसा गया अब या लोकल बॉडी को गया, नाउ वी विल गिव देम एज कैपिटल ग्रांट और रेवेन्यू। पहले ऐसा था इट वाज गोइंग एज ग्रांट, दे वर फ्री टू यूज इट एनीवेयर। नाउ वी विल गिव स्पेसिफिकली टाइड टू एदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। जैसे लोकल बॉडीज में जो पहले पैसा जाता था ना, वो सामान्यतः डाल देते थे उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में, लेकिन जब हमने ध्यान किया कि उसमें भी तो आखिर कैपिटल वहाँ खड़ा होता है। जब लोकल बॉडीज के लोग पैसा लेके जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सड़क बनाते हैं, गली बनाते हैं, पंचायत घर बनाते हैं, कुछ और लगाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंस उसमें भी होता है। उसके अंदर इस बार बाइफरेट करना शुरू किया कि उनका रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होगा और कैपिटल क्या होगा। तो जितना कैपिटल वाला कैपिटल में जोड़ दिया, रेवेन्यू वाला रेवेन्यू में जोड़ दिया, तो रेवेन्यू का थोड़ा उसमें से कम हुआ। ये एक्चुअली ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा था पहले कि सारे ग्रांट यूनिट्स को रेवेन्यू माना जाए। उसमें क्या, एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता ऑन यूनिवर्सिटीज और लोकल बॉडीज, नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम ये एक पहले रेवेन्यू में ट्रीट होता था। अच्छा, सेकंड ये कि हमने एक और काम किया कि अब इसका लोन्स एंड एडवांसेस में अगर रिफ्लेक्ट करें ताकि हम उसका मेंटेनेंस का प्रावधान कर सकें। अब क्या है कि आपने पैसे दे दिया, वो बिल्डिंग बना या कोई पीएच अर्बन हेल्थ सेंटर बना म्यूनसिपैलिटी में, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का कोई मेंशन नहीं है बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जा रहा था। नाउ वी हैव स्टार्टेड बाइफरकेटिंग इट एंड टाइंग इट टू कैट इज बेसिकली अ वे ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन ऑन ऑटोनोमस बॉडी। चलिए, तो अब एक हम स्वास्थ्य में 180 से नीचे सब लोगों को आयुष्मान के अंदर जोड़ दिया है। पहले आधे थे, आधे नहीं थे। कुल मिलाकर के अगर कहें तो 15.5 लाख परिवार ही उसमें एलिजिबल थे, और अब जाकर के एलिजिबिलिटी हो जाएगी है 28-30 लाख परिवारों की। इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सारा जैसे ही उसका वेरिफिकेशन होगा उसमें सारे परिवार निकलेंगे, लगभग डबल हो जाएगा। तो बाकी सब केंद्र को हमने आग्रह किया है कि इनको भी उसमें जुड़वाएं। वो SCCC डाटा के ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब तक नहीं होता तब तक हम अपने हरियाणा सरकार के उसमें से डालेंगे। इसमें दिव्यांग का भी, क्योंकि अभी आज का बजट का विषय नहीं है, तो दिव्यांग को भी जिसके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है ऐसे, और 70% से ऊपर दिव्यांग है, ऐसे लोगों की इलाज की अलग व्यवस्था इलाज की वो भी रखी गई है। फिर 2 बार यानी 2 वर्ष में 1 बार जो ये गरीब परिवार हैं इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, और एक बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया, वरना इसके कारण से लोगों को पता ही नहीं लगता कौन बीमार है कौन नहीं है, क्या तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, फिर वो परेशान होते हैं। और ये स्टेप मुझे लगता है कि सबको, इवन आयुष्मान भारत की जो कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, उससे हो सकता है जब हम उसके बाद जाएंगे तो हमारे प्रीमियम को भी ठीक करेंगे, क्योंकि जितना खतरा ज़्यादा होता है उतना ही आयुष्मान का प्रीमियम ज़्यादा आता है। और जब हम चेकिंग उसकी पहले से करना शुरू कर देंगे टाइमली, अगर उनको पता लगेगा, तो वो हर एक प्रदेश की अलग अलग
उसको देखते रहते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा एक हमने उसमें लेकर के आए हैं। मेडिकल कॉलेजेस की मैंने बताई थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये हमारी घोषणा तो 2016-17 की है, लेकिन धीरे धीरे करके अब आकर के हमने इसको पूरा कर दिया। घोषणा हो गई अगले 3 महीने में डीपीआर वगैरह सब बनेगी, तो हमारे जो नए कॉलेज बनने के बाद हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। और इन सब की टोटल सीटें जब बन के तैयार हो जाएंगे तो 3000 डॉक्टर की जो फर्स्ट ईयर की एडमिशन 3000 MBBS के हो जाएंगे। और जो 2014 में जब हमने 15 में संभाला, ओनली 700 सीट्स वर देयर, 700 से 3000 सीटों पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा 10 साल का कार्यकाल, में अगले 2-3 साल का भी जोड़ लेता हूँ इसमें, क्योंकि आज मैंने घोषणा की है तो इसको 2-3 साल लग जाएंगे। तो 2025 तक ये निश्चित रूप से 3000 सीटें हमारी। एक आपने कहा ना, जो ये जो हॉस्पिटल जहाँ डिस्पेंसरीज है उनको हम प्राइवेट के तौर पे कुछ ऐसे घोषणा कीजिए वो इलाज करवा सकें। ऐसा है कि जो आयुष्मान में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट भी है, सरकारी भी हैं। उसमें अभी ESI नहीं है, हमारे सरकारी हैं, यानी जो दूसरे हरियाणा सरकार के। अब ESI वालों से भी बात हो गई, उन्होंने कहा हमारे हॉस्पिटल को भी आप एम्पैनल कर लो, जो वहाँ भी इलाज कराएगा उसको भी आयुष्मान के हिसाब से जो पैसा है वो ESI को हम देंगे, सरकार देंगे। वालों का इलाज होगा, वो प्राइवेट नहीं, सबका, कोई भी आयुष्मान कार्ड जो है अब ESI में बना इलाज करा सकता है। हाँ, तो आयुष्मान में 180 हो गए ना सब, क्योंकि वैसे भी वहाँ गरीब लोग और ये जो मजदूर है उनका ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें 180 अगर कोई नहीं भी उनका इंश्योर्ड पर्सन उनका नहीं भी है, ESI में अभी तक इंश्योर्ड पर्सन है उन्हीं को एंटाइटलमेंट है इलाज कराने की। लेकिन अब कोई भी 180 का आदमी है और वो आयुष्मान का अधिकारी है तो जाकर के वहाँ इलाज करा सकता है, वो पैसा सरकार ने देना है, हरियाणा सरकार देगी उनको। एक आपने ESI के हॉस्पिटल भी बोला कि 100 बेड का 500 बेड का मानेसर तो उद्घाटन हो चुका है। गुड़गांव में एक और जो अभी 165 बेड का है वो 500 बेड का उन्होंने मान लिया है, और 200 बेड के कुछ और घोषणा जो की है उन्होंने वो मैंने बताया है। बेड के 3 है और बाकी डिस्पेंसरी। हाँ, डिस्पेंसरी 5 डॉक्टर्स 2 डॉक्टर्स ऐसे कुछ उनके एक मॉडल होते हैं डिस्पेंसरी से। 600 बेड वाले हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर के कैडर का, स्पेशलिस्ट का एक कैडर अलग से उनकी डिमांड थी तो वो कैडर बनाया है, लेकिन उस कैडर में केवल वो इलाज करेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वो नहीं जाएंगे इस कैडर में। एडमिनिस्ट्रेटर में कल को CMO बने या डायरेक्टर बने, एडिशनल डायरेक्टर बने, उनका क्या फायदा? नहीं, वही वो था, वो कुछ स्ट्राइक तो यही थी ना उनकी, प्रमोशन पोस्ट है, वो उन्हीं की बात मान ली हमने कुल मिला के। हाँ, अब एकदम तो डॉक्टर तो डिपार्टमेंट बता देगा आपको। तो इसमें हमने नए कॉलेजेस की बात कर दी। आंगनवाड़ी के लिए एक जो डिमांड थी उनकी कि 2 लाख की बजाय 3 लाख रुपया कर दें, वो पहले तो हमने नहीं मानी थी, लेकिन आज बजट में हमने कर दी है। तो मुझे लगता है कि इस डिमांड के बाद उनको सबको आज शाम तक अपनी स्ट्राइक समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी डिमांड है उनकी, वो हमने मान ली उनकी। कौशल विकास के अंदर जो एक बड़ी योजना गुरु शिष्य योजना जो चालू की है, जो हमारा कौशल विश्वविद्यालय है वो इसको हैंडल करेंगे, और जो भी पुराने परंपरागत तौर पर काम करते हैं और बहुत छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन बड़े अनुभवी हैं, उनको सबको रजिस्टर करेंगे और उनके साथ 3 से 5 लोगों को ट्रेनिंग के लिए जोड़ेंगे। और गुरु शिष्य योजना, उन 5 जो ट्रेनिंग के लिए जोड़ेंगे उनको भी पैसा मिलेगा, और ये जो गुरु होगा इसको भी मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी, उनका टेस्ट लेंगे और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी देगी। उस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कहीं भी जा सकते। आखिर इतने अनुभवी लोग हैं, अब उनके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, पहले उनको एक बार ट्रेनिंग दे करके उनका भी टेस्ट लेंगे कि भी आप क्या कुछ जानते हो। हाँ, गुरु बनने लायक है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत परंपरागत सी है। यानी अपने घर में ही वो काम करते हैं, वहीं सिखाएंगे ना उनको। कोई अच्छा मानो लोहार भी है तो 5 लोहार अच्छे तैयार करेगा ना। अच्छा मिस्त्री है, मेसन, वो 5 लोगों को तैयार करेगा। अभी भी तैयार तो करते ही हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग तो देते ही हैं। नहीं, अपने अपने स्थान पर। हाँ, जो उनका जहाँ काम करते हैं वहीं करेंगे। बाद में तो एक समय के बाद आकर के वो परीक्षा देंगे यूनिवर्सिटी में। नहीं, वो तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ही प्रोग्राम है ना ये। पूरे हरियाणा में तो कभी गांव में
वो एफिलेट यूनिवर्सिटी में ही बुलाएंगे, यूनिवर्सिटी के उनके केंद्र जगह जगह बन रहे हैं यूनिवर्सिटी के, अपने केंद्रों में ही करेंगे। इसमें सरकार के अधिकारी, हाँ यूनिवर्सिटी केंद्र, यूनिवर्सिटी एफिलेट कर रही है कॉलेजेस को बहुत जगह, तो उनके केंद्र ही होंगे, विस्तार तो उनका हो ही रहा है। काफी कुछ चिन्हित ऐसा तो नहीं मैं अभी करके मैं बता सकता इस समय, बाद में चिन्हित करेंगे, लेकिन लगभग जैसे मैंने बताया 470 लोगों की तो मीटिंग्स ली हैं और 70-80 लोगों ने बाई पोस्ट या व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जो सुझाव दिए, ऐसे 550 की संख्या है ये। एक वैसे आपने जवाब दे दिया था विपक्ष का, सामान्य तौर पर नीचे जाएंगे तो वो ये कहेंगे जो कर्ज है वो तो कह दिया होगा उन्होंने, अभी जाएंगे वैसे जारी कर दिया, जारी कर दिया। इस विषय पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उदय वाला और वो सारा पॉइंट, इस विषय पे कुछ कहना चाह रहे हैं कि कर्ज हमारा 20,000 करोड़ के आसपास हर साल बढ़ रहा है और यही विषय विधानसभा के अंदर भी आएगा, विधानसभा में बात देखिए कर्ज तो हमारा जो जीएसडीपी जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लेने के अधिकारी हैं, और जब हमारे ओन रेवेन्यू जितना होगा उस ओन रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा तो चला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। अगर हमको कैपिटल एक्सपेंस से कुछ खर्च करना है तो पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेते हैं उसमें 50% से ऊपर तो पे बैक होता है। अगर पिछले पे बैक भी हर साल चढ़ जाते हैं, मान लो अगर 40,000 करोड़ लेते हैं तो उसमें 20,000 25,000 करोड़ रुपए तो जो पिछला लिया हुआ आज तक, चाहे वो 10 साल पुराना है या 8 साल पुराना है, उसकी किस्तें जारी होती हैं तो वो जाता ही जाता है। इसलिए जो बाकी बचता है वो हम अपने कैपिटल एक्सपेंस में खर्च करते हैं। इसलिए लोन बिना लिए कभी कोई सरकार चल नहीं सकती है, और जैसे जैसे जीएसटीपी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी, और इतना लोन लेने के लिए अलाउ भी करते हैं। और अच्छी इकोनॉमी में जो विश्वास रखने वाले वो कहते हैं लोन जरूर लेना चाहिए, बिना लोन के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमारी विद इन लिमिटेशन जो मैंने बताया 3% एंड 25%, ये दो हमारे टारगेट्स हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने खुद ही कह दिया, आपने खुद ही ओल्ड पेंशन स्कीम का विषय कई स्टेटों ने भी इसको लागू कर दिया और यहाँ पे भी कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं। अभी वो 4% वाला क्यों नहीं जोड़ा? 4% वाला नहीं जुड़ा ना? न्यू पेंशन स्कीम, हाँ वो अलग है सर, न्यू नहीं जोड़ा, 4% हमने शुरू कर दिया कि नहीं? कर दिया सर, पहले 10 था, 14 कर दिया। देखिए अब चूंकि न्यू पेंशन स्कीम ही है हमारी, और अगर ये विषय कभी आएगा तो मैं जरूर कांग्रेस के मित्रों से पूछूंगा कि 2006 में तो उन्होंने ही किया था ये, आखिर ओल्ड एज पेंशन खत्म करके न्यू एज पेंशन लाए थे, तो कोई विचार तो रहा होगा ना उस समय, कितना उनको आगे के भविष्य की विचार तो किया होगा। क्योंकि कोई भी पेंशन लेने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी लेने से 30 साल के बाद वो पेंशन लेना शुरू करता है। जिस गति से पेंशन का बोझ बढ़ रहा है, 30 साल बाद क्या हो जाएगा ये अनुमान जरूर लगाया होगा उन्होंने। 2006 में जो लोग भर्ती हुए वो 35-36 में उनका जाके प्रभाव पड़ने वाला है। आज ही हमारा बजट का जो पेंशन का जो वजन है शायद 600-700 करोड़, कितना पर मंथ? पर मंथ सर 750 करोड़। 750 करोड़ रुपये महीना, साल का कितना हो गया? 8400 करोड़, 10,000 करोड़। और यही एक अनुमान से ही लगाया जा सकता है कि आज से 15 साल, ऐसे 12 साल 13 साल बाद ये जा करके कहीं 40,000 करोड़ हो जाएगा। तो पेंशन इतनी बड़ी मात्रा में, संयोग से सैलरीज भी अच्छी हो रही हैं, जितनी सैलरी बढ़ेगी उतना पेंशन भी बढ़ेगी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तब भी पेंशन बढ़ेगी। उसी में से निकाला था ये विषय कि आप अपनी सैलरी में से कुछ परसेंटेज अभी निकाल दो और उसके बराबर सरकार भी निकाल दे, ताकि वो एक फंड अलग से बन जाए, सरकार के ऊपर वजन ना आए। 10% सरकार ने, 10% एम्प्लॉई ने, ये 20% का विषय था। 11,201 करोड़ ज्यादा पेंशन में, 11,201 ये सारी पेंशन होंगी ना उसमें, और 28,436। हाँ, तो इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा। फिर 10% का विषय तय हुआ था। इस बार मेडिकल रिइंबर्समेंट है उसमें, इस बार 4% हमने और बढ़ा, उस फंड को और मजबूत करने के लिए अब 14% सरकार दे रही है। बल्कि हम तो, मेरे जैसा व्यक्तिगत तौर पर तो अभी सरकार की योजना नहीं बनी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूंगा कि जो सरकार ने बढ़ा दिया 4 और भी आप बढ़ा दो, सैलरीज कम नहीं है। हाँ 14 दूना 28 हो जाएगा, और 28% अगर बचा के रखेंगे हम अपने फॉर ओल्ड एज टाइम के लिए, तो 28% वो आज की पेंशन से कम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज तो क्योंकि सरकार जो है वो कभी बचाती नहीं है, सरकार तो आगे आगे चलाती रहती है। आज हमें 14% आज ही उसमें से निकाल के बाहर करना पड़ रहा है, हमारे पास तो डबल हो रहा है। आज के लोगों की पेंशन भी दे रहे हैं और अगले लोगों के लिए जिन्होंने पेंशन लेनी हो 14% आज भी निकाल रहे हैं। सर जो प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है प्राइवेट के लिए, उसके
हाँ हाँ लेकिन जो पेंशन बनती है वो इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं बनती ना एनपीएस में ना पीएफ में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये केस गया हुआ है उसमें मिनिमम वो 15,000 रुपए की जो है वो ले रहे हैं लास्ट की बेसिक सैलरी इतनी के ऊपर, या जो ज्यादा कटवाना चाहते हैं तो उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो इस तरह की स्कीम को इसको ल्यूक्रेटिव भी बनाया जा सकता है। देखिए, जब आप हिसाब लगाएंगे ना कि नई पेंशन स्कीम में कितना पैसा मिलेगा आज से 10, 12, 15 साल बाद, कोई कम नहीं होगा। आप कोई एक चार्ट अपना बनवा लीजिए और किसी एक्सपर्ट को लगाइए उसमें कि आज से 12, 13 साल बाद जो रिटायर होगा उसको कितनी पेंशन मिलेगी और उस समय उसकी सैलरी कितनी होगी। इसमें बहुत बड़ी सुविधा है कि वन टाइम पैसा भी उस समय मिल जाता है उसको। कितना है उसका, जो 60% वन टाइम ले सकता है। कोई लेना चाहे ले सकता है, नहीं लेना मतलब लोगों को अपने जीवन पर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं पेंशन पता नहीं कब तक लेनी है, 60% अभी ले लो, बाकी 40% में जीवन जैसा चलेगा चलेगा। तो लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप तुरंत रिटायरमेंट होते ही तुरंत निकालना चाहते हैं या आप इसको रेगुलरली रेकरिंग तरीके से पूरे जीवन भर लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए 60% ले लो। न्यू पेंशन स्कीम पे कोई विचार नहीं है, जैसे चले और हाउस में भी कई लोगों ने कहा कि एमपी एमएलए को न्यू पेंशन स्कीम में आना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज पे लागू नहीं हो रहा तो एमपी एमएलए के लिए भी कर दिया जाए। कर लेंगे विचार, और कई अधिकारियों ने कर लेंगे विचार। सर एक मिनट सर, ये जीएसडीपी दूसरे स्टेट्स का, ये डेट का जो बात आया था, अब राजस्थान का अगर आप देखेंगे इस साल जो अभी उन्होंने बजट पेश किया 4.36% है जीडीपी का, और जो 21-22 खत्म हुआ साल उसमें 5.18, जो हम 2.99 पे या 2.98 पे, ये दोनों फिगर्स हैं। अब हिमाचल प्रदेश का आप देखें तो 4.98% है। मैं पड़ोसी राज्य का ही बता रहा हूँ सारे, पिछले साल या करंट की बोल रहे हैं? नहीं करंट है 4.05 जो 31 मार्च को एंड होगा, और आने वाला साल के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया 4.98। इसी तरह कर्नाटका है 3.26। अगर आप भारत सरकार भी लें तो इस साल में इन्होंने 6.9 पे एंड हुआ और अगले साल के लिए 6.4 किया। तो इफ यू हैव टू सस्टेन ग्रोथ, जैसे सीएम साहब ने कहा कि कर्ज कोई बुरी बात नहीं है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, उसको पूंजीगत निवेश पे जा रहा है, तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। मैं सीएम साहब यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने खुद ही कहा कि बोरोइंग करने में कोई बुराई नहीं है, तो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स व्हाई आर वी हेजिटेंट टू बोरो, और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी इस बार रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है, हमारा मैनेजमेंट बेटर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्यों कम हुआ है? इसका मतलब रिसीट्स ज्यादा है हमारी, एक्सपेंडिचर नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्यों कमी है? ऐसा नहीं और है। एक दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि विमेन डे था आज हुआ है, कोई जेंडर बजटिंग के बारे में समथिंग कुड हैव बीन डन? नहीं, अभी नहीं। अभी तो केवल एक महिला दिवस आज था, इसलिए कुछ चीजें हमने की हैं। तो इसलिए जेंडर बजट का महिलाओं के लिए अलग होगा, पुरुषों के लिए अलग होगा। अब एक सड़क बन रही है, अब इस सड़क पर कैसे आप बताओगे कि महिलाओं के लिए कि पुरुष के लिए? स्कीम्स के लिए होता है, भारत सरकार भी करती है स्कीमों में जब हमने 1,80,000 परिवार की इनकम मांग ली, हम देखो परिवार को एक इकाई मानते हैं, हम महिला को अलग, पुरुष को अलग, कहाँ ले जाओगे सारे समाज को? वैसे समाज को रचना उसकी बनी रहने दो। बल्कि हम तो यहाँ तक लेके आ रहे हैं भाई, आर्थिक आधार है, एक 80 गरीब परिवार है, वो चाहे गरीब परिवार एससी का है, वो बीसी का है, वो ब्राह्मण का है, वो जाट का है, वो बनिए का, वो किसी का भी है, उसकी चिंता करो ना। तो इसलिए हम वो जो पाश्चात्य सभ्यता की जो चीजें घुस जाती हैं दिमाग में, उसको उठा के हाईलाइट करते रहते हैं कि जेंडर बजट का मतलब क्या है? भारत सरकार ही करती है। अब मैं कहता हूँ आप कर रहे हैं, हम पूछ लेंगे उनसे, हम पूछ लेंगे उनसे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है। हाँ। बजट आपका 1.77 हाँ। इसमें सर जो आपका ना बजट स्पीच है, पेज 38 एंड 60, पेज 38 स्टूडेंट्स प्राइस एंड 60 एक्साइज टैक्सेशन एंड माइनिंग, इसका एलोकेशन इसमें नहीं है। इज इट द ओवरसाइट और व्हाट? इट्स नॉट एन ओवरसाइट। इसमें मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज फूड सप्लाई में मोस्टली कैश क्रेडिट लिमिट होता है, तो इट कम्स एंड गोज बिकॉज वी प्रोक्योर एंड गिव इट टू एफसीआई। तो उसको आउटलेट दिखाने का कोई ये सेंस नहीं बनता, बिकॉज वी टेक द मनी। इट इज नॉट एक्सपेंसेस, नॉट इट्स एसेट, कुछ भी नहीं हो तो लेते हो देते हैं। तीसरी पारी आपकी आप रह जाते हैं, उससे पहले पत्रकारों की पेंशन तो बढ़ा दी, बढ़ा देंगे।
अभी 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 कई चीजों का शुद्धिकरण चल रहा है। हाँ, अभी एक्रेडिटेशन पॉलिसी में थोड़ा सिस्टम ठीक कर लें तो उसके बाद देखेंगे क्या करना। एक्रेडिटेशन की सीएम साहब आपने हेल्थ सिस्टम में बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है पीजीआई रोहतक के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हम लोग की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस तरीके की ऐसा नहीं, जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम वन उसके कहीं नहीं था कहीं। अभी हरियाणा में कहीं नहीं है, तो किडनी ट्रांसप्लांट का ये काम अब शुरू हो रहा है। एक बार शुरू होते हैं फिर उसके लिए डॉक्टर्स क्या चाहिए, मशीनरी क्या चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पैराफर लेना चाहिए। धन्यवाद। एक मनवीर का क्वेश्चन है, मनवीर का। हाँ, मनवीर जस्ट वन। हाँ जी, हाँ। देखिए, इसकी दो अलग अलग स्कीमें हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लाइसेंस लेते हैं लोग, लाइसेंस लेकर के अफोर्डेबल हाउसिंग का अपनी प्लान है, उसमें एक पर्टिकुलर रेट, थोड़ा सा कम रेट रखा हुआ, लेकिन एक बंधन है कि आप 4200 रुपये स्क्वायर फुट में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वो जो लाइसेंस लेते हैं हम देते हैं, और सामान्यतः अभी वो बड़े शहरों में ज़्यादा चल रही है, छोटे शहरों की अभी लाइसेंसिंग उसकी कम हुई है। हमने दीनदयाल उपाध्याय में एक स्कीम चलाई है, वो छोटे शहरों में भी होने लग गई है। उसमें प्लॉटेड या 4 स्टोरी ये प्लॉट भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। लगभग मेरे ख्याल 150 के आसपास लाइसेंस उसके जा चुके हैं। एक दूसरा है उसके अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी शहरी योजना, ग्रामीण योजना अलग अलग चल रही थी। ग्रामीण योजना का तो अच्छा उसमें एक रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन शहरी योजना में कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिसके कारण से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। जस्ट 31% ही उसमें हम अचीव कर पाए, उसके बाद अचीव नहीं कर पाए हैं। हम उनको देखते हुए, कठिनाइयों को ध्यान करते हुए दोनों को मिला करके हाउसिंग फॉर ऑल बना दिया है। और हाउसिंग फॉर ऑल में अब उसकी प्लानिंग चल रही है। ज़मीन सारी कहाँ कहाँ हमारे पास पहले है, कहाँ प्रिक्योर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़मीन की कीमत ये हम अगर लोड करेंगे गरीब के ऊपर तो कभी भी नहीं ले सकता। हम सोचते हैं उनको गरीब उस योजना में ज़मीनें कौन कौन से डिपार्टमेंट से हम लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज़मीन दें, और फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लगभग 1.5 लाख रुपया, हरियाणा सरकार का लगभग 1.25 लाख रुपया, शहरों के अंदर ये 2.25 लाख रुपया उसमें ऐड करेंगे। बाकी 3, 4, 5 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा होगा उसकी किस्तें बनाएंगे। तो इसकी प्लानिंग बन रही है और मुझे लगता है कि 1 लाख मकानों की हमें ज़रूरत है, हम उस पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। बस हो गया। शाम को हाँ शाम को 7:30 बजे आवास पर पहले लाइब्रेरी का उद्घाटन